चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो सेशन है इसी के आगे से है। चलिए देखते हैं कि करके। जैसे यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिल रही है, दिस इज अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल शब्द देखते ही आपको दिमाग में आता है कि सर हमने तो आज तक सुना था O2 सुना है, H2 सुना है, आपने H2O डाल दिया, तो मैं कहूँगा बेटा मॉलिक्यूल सेम स्पीसीज से मिलकर के भी बना हो सकता है और डिफरेंट से भी मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ऑक्सीजन, जैसे एक बात बताओ, मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ तो प्रश्नोत्तर किसकी कोचिंग है? आपकी। और प्रशांत सर अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं तो प्रश्नोत्तर किसकी कोचिंग है? प्रशांत सर की। यहाँ मसला क्या है? अपनी कोचिंग बताने से फायदा क्या है? अरे भैया बड़ा आदमी है, इसकी कोचिंग चलती है। स्टेबिलिटी यहाँ पर भी बात स्टेबिलिटी की ही है। यहाँ पर जब शेयरिंग हुई, अच्छा पैसा दोनों ने बराबर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन दुनिया को दिखाने के लिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के खुद के पास कितना होता है बाहरी से? 6। कितना होता है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। 2,6 लिखते हैं। तुम एक पढ़ाएंगे, तुम सीखोगे तो सब सीख जाएंगे, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। 6 है। और दुनिया में सुखी कौन है? नियॉन। कितने हैं इसके पास? 2,8। कितने की जरूरत है ऑक्सीजन को सुखी होने के लिए? 2 की। ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से शेयर किया और एक इस हाइड्रोजन से शेयर किया। हाइड्रोजन को सुखी होने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन के करीब के सबसे अमीर आदमी कौन है? तो हाइड्रोजन को कितने की मिल जाएगी? हाइड्रोजन सुखी हो जाए 1 मिल जाए। तो देखो जरा, ये हाइड्रोजन थे और ये ऑक्सीजन थे, ये हाइड्रोजन थे और ये ऑक्सीजन थे। हाइड्रोजन के जब दोस्त आए तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया था, तो हाइड्रोजन के जब दोस्त आए तो हाइड्रोजन ने बोला वो देखो वो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन। किसके वाले को? ऑक्सीजन वाले को। इसी तरीके से ये, तो हाइड्रोजन के केस में क्या कंप्लीट होना चाहिए? ड्यूप्लेट। क्या? और ऑक्सीजन के केस में क्या हो गया? ऑक्सीजन को दुनिया को बताने के लिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले उसके पास 6 थे, एक ही हाइड्रोजन से लिया, एक ही हाइड्रोजन से लिया। जैसे मेरी बात समझो, मेरे पास 8 रुपए थे। कितने थे? मेरे पास 6 रुपए थे। मान लो 8 की कोई चॉकलेट आती हो? आती हो मतलब 10 की आती है। 10 की, चलो ठीक है, 10 की जो है चॉकलेट आती है और मेरे पास 8 थे। कितने थे? 8। मैं ऑक्सीजन और 10 की आती है चॉकलेट। तुम्हारे पास 1 रुपए था लेकिन चॉकलेट तुम्हें भी खानी थी। 1 रुपए की चॉकलेट तो आती नहीं, 2 रुपए की आती है किस्मी बार। हाँ देखो ये लोग यही वाले हैं। इनके पास भी 1 था, ठीक है। अब या तो ये क्या करे, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा यार 10 रुपए की किटकैट आएगी, उसका 1 टुकड़ा ही सही, बहुत बड़ी बात है। दुनिया को लगेगा यार एक आदमी किटकैट खाता है, कितना अमीर है। तो हमने कहा यार 8 रुपए हैं, तो सर अगर 1 रुपए का जुगाड़ हो जाता। सर मेरे पास 8 रुपए थे, 2 रुपए है क्या तुम्हारे पास? तो सर ने कहा नहीं यार सावन सर 1 रुपए है मेरे पास। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 तुम दे दो, 1 का देखते हैं। तो शौर्य को ये लगने लगा चलो यार मेरा काम तो हो गया, 9 रुपए की भी कुछ भी आएगी तो उसका 1 हिस्सा तो मेरा होगा। तो सत्यम की तरफ देखा, हमने कहा सत्यम यार 9 रुपए का तो मैंने जुगाड़ कर लिया था, 1 रुपए की कमी थी। कह अरे बस इतना? सर मेरे पास है। अब समझो, अब एक किटकैट आई, उसका लाल वाला रैपर इनको पकड़ाया, व्हाइट वाला इनको पकड़ाया, चॉकलेट मेरे हाथ में। अब देखो रैपर हो चॉकलेट हो, खाया या तो हो सकता है खत्म कर दिया हो, तब भी तो चॉकलेट खा रहा आदमी। रैपर पड़ा है बाकी फेंक दिया, रैपर पड़ा खुशी आदमी इनको है, चलो यार 1 रुपए की रैपर ही सही मिला तो ठीक है। चलो मजाक अलग, अब अपनी हकीकत पे आते। द हकीकत इज दिस
कि अब दुनिया को बताने के लिए एक चॉकलेट आके रख गई, ये कहे यार किटकैट, अपने दोस्तों को बुलाया, कहा देखो वो मेरी किटकैट रखी है फ्रिज में। ये अपने दोस्तों को बुलाया, इन्होंने कहा कि वो देखो मेरी किटकैट रखी है फ्रिज में, और मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा किटकैट रखी है मेरे यहाँ। तो हम तीनों सुखी हो गए दोस्तों की नजरों में। हाँ चलिए, लेकिन कल को मेरी इनसे लड़ाई हो जाए, शौर्य करने में चॉकलेट वापस करिए, तो अब डिपेंड करता है, दोनों के ही पैसे लगे हैं, अब डिपेंड करता है ताकतवर कौन है। क्या है? तो कल को इनको देखो, हाइड्रोजन है। अब एक बात समझो, ये है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में सेंटर से जितना लेफ्ट की तरफ आएंगे उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, कम होगी, रिलीज करने की या रिमूव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और सेंटर से जितना राइट आएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अच्छा, इसी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम। अब यहाँ देखिएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। यहाँ कहीं ऑक्सीजन है, सेंटर से राइट साइड, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, बुआ का नाम है, पूरा नहीं लिखना, बोलना है, दूसरा वाला ले सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये लिथियम है, अरे ये देखिए हाइड्रोजन है। क्या है? अच्छा, हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, कम है? कम है, क्योंकि सेंटर से इस तरफ है। तो ये क्या हो गया? लीना। वो वाला नाम नहीं लेना है। अरे रिकॉर्डिंग बुआ भी देखती हैं, इधर देखो। हाँ, बच्चे बदतमीज है, बोलेंगे आचरण नहीं है बच्चों में, तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, क्या बना है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। गुड। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन एक बात है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयर करके बनता है, यहीं से ट्विस्ट आ जाएगा बस। ये कोवेलेंट बॉन्ड जरूर है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड जरूर है। देखो, पैसा इन्होंने भी लगाया, पैसा हमने भी लगाया, लेकिन चॉकलेट किसके हाथ में? मेरे हाथ में नहीं, मेरी फ्रिज में। फ्रिज की बात हुई थी ना कि फ्रिज में रखी है। एक्चुअल में हकीकत तो ये है, इनको जरूर लग रहा है कि चॉकलेट इनकी मेरे फ्रिज में रखी है। हकीकत तो ये है कि वो मेरी ही चॉकलेट हो चुकी है और मेरी ही फ्रिज में रखी है। दिस इज द एक्चुअल हकीकत। ज्यादा से ज्यादा पलटा मेरा भारी है। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इस तरीके के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। अरे दान करने वाला सुखी होता है, और लोन लेने वाला दूसरों की नजर में नेगेटिव है, छिपता है ना। उधार ले लिया किसी से, अभी हमने एक मित्र ने हमसे पैसा उधार लिया है, सुबह फोन किया था, कहा सावन भाई शाम को फोन करिएगा, हम आपको भेजते हैं पैसा, अभी तक। तो मेरी नजर में वो निगेटिव हो गया ना। तो ये क्या है, इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हुआ? पार्शियल निगेटिव। अच्छा, बॉन्ड टूटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं है। अभी तक मैंने ये नहीं किया, कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन मैंने हथिया लिया, आपकी चॉकलेट मैंने हथिया ली। ये है कि मेरे घर में रखी है। इनके ऊपर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। अभी क्लास खत्म होगी तो पैसे के लिए फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर ये चार्ज किस तरीके का, अब किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई इलेक्ट्रॉन की, इसी तरीके से इधर वाले इलेक्ट्रॉन की भी मूवमेंट इधर हो गई। अच्छा देखो, नेट मूवमेंट किधर की तरफ हुई है? अरे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नेट मूवमेंट ऐसा नहीं लग रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। नेट मूवमेंट कहाँ है? तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, अगर तुम इसको इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर करोगे तो ये किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। क्या? चाहे कैथोड की तरफ चाहे एनोड की तरफ। क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी मूवमेंट डायरेक्शनल है, इसीलिए इसको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सुना ना पोलर और नॉन पोलर शब्द, लेकिन समझ में नहीं आता है।
यहाँ देखो ये चार्जेस हैं, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे हैं, तो ये एक डाइपोल की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह? डाइपोल। तो यहाँ पर डाइपोल का जो मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है ना। इसी तरीके से अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन के पास बाहरी शेप में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। जब आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने? 6। ठीक है, 6। इधर देखिए, इधर अब आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये पीरियोडिक टेबल है, कार्बन यहां पर है। कलर चेंज करना है। कार्बन यहां पर है और ऑक्सीजन यहां पर है। ज्यादा राइट साइड कौन है? ऑक्सीजन। तो ये वाला क्या होगा? है ना? और ये वाला क्या होगा? लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तक की कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कुछ भी नहीं। मैथ समझ में आ रहा है? हाँ, ऑनलाइन में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ मूव करेंगे? इस तरफ। कार्बन वाले, कार्बन का इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा? और इधर वाला भी इधर जाएगा। तो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन के अंदर ये डब्बे में ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर की तरफ मूव करेगा? क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये, तो नेट मूवमेंट क्या होगा? जीरो। जैसे 4 न्यूटन से, जैसे पढ़ते होगे ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, इधर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी 4 न्यूटन लग रहा है, तो कहेंगे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। जब फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी? नहीं होगी। यही बात तो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर नेट मूवमेंट जीरो, तो इसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या? डाइपोल। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है? जीरो। और ऐसी कोई चीज जिसमें नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गए उनको नॉन पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पोलर। मतलब अगर आप बिजली डालेंगे इसके अंदर तो ये किसी भी तरफ मूव करेगा। एग्जाम्पल क्या है? CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी कोई भी चीज जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है उनको क्या कहेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक आ गए थे। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, केमिकल बॉन्ड लिख लिया था सबने, ये डेफिनेशन लिखी थी। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? लिख लो बेटा, जिसने नहीं लिखी है वो जरूर लिख लें। तो क्या है केमिकल बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। नोट कर रहे हैं? बेटा एक ही कॉपी में मत लिखिए वरना किसी कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज का। अभी से लिखना शुरू कीजिए। कोई भी चीज, कोई भी काम करिए, सीरियसली करिए तो उसका रिजल्ट निकलेगा। कैजुअल तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं आप खुश भी नहीं रहेंगे और उसका कोई आउटपुट भी नहीं निकलेगा। ठीक है? हो गया? यस हो गया। अब ये क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कॉमन मॉलिक्यूल, और आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। राइट? जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक। ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूलर लिंकेज किस में बनता है? कहीं केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सी चीजें क्या बनता है? तो कहेंगे मॉलिक्यूल, H2CO2। हाँ, मॉलिक्यूल ही तो बना। यस सर। ठीक है?
हो गया बेटा? There is a called chemical species is called chemical bond, is called chemical bond. तो लिख लिया O2, यहाँ पे देखिए लिखा है CH3 CH3। चलो मुझे कोई ये बताए कि ये पोलर की नॉन पोलर, ये पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये ऑक्सीजन है। पहले देखो, मैंने एक बात हमेशा आप लोगों को बताई है, और आपका सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है क्योंकि आप जो बोलते हो उसको आप प्रूव नहीं कर पाते। जो चीजें आपकी कॉपी पे आप एक्सप्रेस ना कर पाओ उसका जवाब कभी मत देना, वरना कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बात बोलने से पहले अगर कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ही जवाब लिखना। एग्जाम में भी यही बता रहा हूँ। सिलेक्शन सिर्फ तब होगा जिस चीज को आपने कॉपी में प्रूफ किया वही आप पेपर में प्रूफ कर पाएंगे। उसी का टिक मारिएगा। आप बिना सोचे बोल देते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ, इसका मतलब नेट मूवमेंट किस तरफ? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है कि नॉन जीरो? अरे यार, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव हो गया ना। अब ये नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों को लगा टकरा जाएगा ना, कुछ लोगों को लग रहा होगा, मैं उसको भी प्रूफ कर दे रहा हूँ। आप लोग जैसे चलो ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर अगर देखो तो अगर यहाँ थीटा बनाओ तो बेस से लगा हुआ क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा होगा, इस फोर्स का कॉस थीटा, और इसी फोर्स का साइन थीटा ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं? फोर्स अगर जो है किसी एक डायरेक्शन में है तो वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, दो एक्सिस में चल रहा है ना, एक कॉस थीटा हो गया और एक साइन थीटा। ये साइन थीटा हो गया ना, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब इधर वाला जो फोर्स जा रहा है ये वाला कॉस थीटा होगा, ये होगा एफ कॉस थीटा। आती है फिजिक्स तभी। तो ये तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन इसका एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों का एफ साइन थीटा टू एफ साइन थीटा नहीं हो जाएगा? एक ही डायरेक्शन में हो गया। नेट फोर्स किधर की तरफ गया? ऊपर की तरफ गया। अरे रिजल्टेंट फोर्स इसी को तो कहते हैं। आया कुछ समझ में? पहले कभी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कभी फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलो इसका डाइपोल मोमेंट बताए मुझे कोई। देखो अच्छा बच्चों, ये देखो, ये जब कुछ ना समझ में आए तो धैर्य ना खोइए, तुरंत कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये लीना है, ये मीना है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन यहाँ पर, कार्बन जानते हैं ना, तो सेंटर से राइट साइड, सेंटर से लेफ्ट साइड। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ ये होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। दोनों की ताकत बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पे तो जीरो है ना, कार्बन कार्बन में। अच्छा एक बात बताओ, इस तीनों की नेट मूवमेंट अगर इस तरफ है तो इन तीनों की भी नेट मूवमेंट इसी तरफ तो है। तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? आएगा ना? अरे समझ में आए, खाली लिख रहे हैं? नहीं आ रहा? मतलब कह रहे हैं आ रहा है। ऐसे ही बच्चे बोलते सर आप क्या पढ़ाते हैं? आप बच्चे का चेहरा देख के समझना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क मैं क्या पढ़ाते हैं समझ नहीं आता। और सर क्या पढ़ाते हैं सर? मस्त, ठीक है, चले, समझ आया? यस। पी के देखिए आपने? अच्छा, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, हमें समझा दिया है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कल को सत्यम थे, अब इनका लगी टहलका था गांव में, सबको परेशान कर रहे हैं। जहां से सड़क पे बैठे कोई उधर से निकल ना पाए, तो घर वाले कह रहे आवारा हो गया। हाँ समझे क्या बोले? आवारा हो गया, मैं छेड़ रहा। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? इसकी शादी करा दो। क्या करा दो? शादी करा दो। सुना है कि नहीं ये चीजें?
कोई ज्यादा बिगड़ जाए, आवारा हो जाए, लफाज हो जाए, तो घर वाले कहते हैं शादी करा दो। यहाँ पे भी देखो शादी कराने के बाद होगा क्या, तुम राइट टाइम हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तो बॉन्ड क्यों बना? शादी इज अ बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि क्यों एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो लिखो व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो आंसर इज टू अटेन स्टेबिलिटी। अब ये रीजन कैसे है? अब एक बात समझो, तुम सड़क पे बैठते थे, हाँ, किसी से कहते थे कॉफी पिलाते चलो तुमको, किसी कहते थे मैडम चाय पी लीजिए। अब तुमको लिपस्टिक खरीद के ले जाना है, तुमको जो है मेकअप का सामान ले जाना, पैसा ही नहीं बचेगा तो तुम चाय कैसे पिलाओगे किसी को? तो लिखा क्या है कि बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑन द सिस्टम, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए तो तुम अपने आप ही सीधे हो जाओगे। अकेले थे कोई दिक्कत नहीं, खूब खर्चे कर सकते थे। अब किसी के साथ है वो, उसके भी खर्चे उठाने हैं। अभी नहीं, पेपर बाद, अब जो कुछ भी होगा एग्जाम बाद होगा। ठीक, आजकल रिश्ता उस्ता आ जाए तो मना कर दीजिए। हाँ, एक टाइम तक ही मना करना, नहीं तो एक टाइम के बाद उधर से आने लगेगा नहीं करना है। ठीक है, चलिए पढ़िए। बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दो रीजन है। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऑक्टेट का मतलब क्या है? कोई भी नोबल गैस को देखोगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम को छोड़ के हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है बस, ठीक है। आर्गन को देख लो 288, हाँ, इसी तरह कैप्टॉन को देख लो, जेनॉन को देख लो, सब में आखिरी में 8 आता हुआ दिखेगा आपको। चले आगे बढ़े बेटा, ठीक है। लिखो बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, these all atom combine to form molecule except noble gas like helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. noble gases या inert गैस की अगर हम बात करें, ये किसी भी तरीके का केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए। इनके पास एक्स्ट्रा सेल भी नहीं होती है। हाँ, ये गलत है, ये बहुत गलत नोट करते हैं। तो ये मिथ आपका खत्म हो जाना चाहिए। 3s 3p और सब देखिए 3d भी है। आप शेल छोड़िए, मैं तो आपको इसी सेल के अंदर खाली सब शेल दिखा देता हूँ। 3d 0 18 लिखूं, 2 2 4 और 6 10 12 और 6 18 हो गया। देखिए देखिए सर 3d 0 क्या? पहला ही मिसकंसेप्शन आपका क्लियर कर लीजिए। शेल और सब शेल से मतलब नहीं होता है, जितनी है उतनी पूरी होनी चाहिए। समझ में आया? तो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग पेन चुने, ठीक है। चलिए अगली बात लिखी हुई है कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। लिखा क्या है? एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन, ना नोट नहीं करना, हर चीज नहीं नोट करनी। एक्सपेरिमेंटली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए, अगर लगे जरूरत है तो लिख लीजिए। As a result, two atom approach each other. अब देखो जब एटम अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, एटम में सबसे ज्यादा बाहर इलेक्ट्रॉन है और वही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अप्रोच करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे, सेम चार्ज है, लेकिन बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही बनना है। तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से कम होना चाहिए। जैसे आज को हम और चाइना, हमारे और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे और चाइना में बिजनेस रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। हम और पाकिस्तान, हमारा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, 2-4 लोगों को मोहब्बत है, बाकी सब नफरत कर रहे हैं दोनों तरफ से। तो हो क्या रहा है वहां? हमारे और पाकिस्तान में बॉन्ड बन पा रहा है क्या? लेकिन हमारे और चाइना के बीच में बॉन्ड है। देख लीजिए सर, तो क्या लिखा है? As a result, two atom approach each other and the potential energy decreases. खाली मेन पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ये सब मत लिखिएगा, है ना? कौन लिखेगा?
ठीक है, अल्टीमेटली a stage is reached where the net force of attraction, the force of repulsion and the system acquires minimum energy. जहां पे भी एनर्जी मिनिमम है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। तुम्हारे पास पैसा कम हो तो तुम जिसके साथ रह रहे हो उसी के साथ खुश रहोगे। ठीक है, चलो असर्शन रीजन के फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर वाई हटा दो, असर्शन लिखो एन एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। रीजन क्या हो सकता है? ये तीनों ही रीजन हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे रियल लाइफ से आप देखेंगे हमारा जो नेचर है, रात का मतलब क्या है? सोना। दिन का मतलब क्या है? जगना। क्यों? क्योंकि दिखता है। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, सो नहीं सकते। हाँ मेरी बात समझिए, ब्राइटनेस का रिलेशन क्या है? हमारी आंखों में कौन सेल्स ज्यादा होती हैं, रॉड सेल्स कम होती हैं। यस सर। उल्लू की आंखों में रॉड सेल्स ज्यादा होती हैं, कौन सेल्स कम होती हैं। Yes, sir. तो जितने भी नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रॉड सेल्स ज्यादा होती हैं, इसीलिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि उनको देखने वाले जो भंवरे हैं उनको सिर्फ सफेद और काला ही दिखता है। जो भी फूल रात में खिलते हैं सफेद होते हैं। यस सर। यस, देखा है। रात की रानी Yes, sir. या कोई भी फूल देखिए तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स सफेद होते हैं। द रीजन इज दिस कि वो जिनको अट्रैक्ट करना है उनको सिर्फ व्हाइट और ब्लैक दिखता है। दिन के वाले जितने भी फूल हैं रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि वो जिनको अट्रैक्ट कर रहा है उनको कलर दिखता है। बात समझ रहे हैं? तो आपकी बॉडी में कौन से ज्यादा है तो आपको ज्यादा कलरफुल चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी किसी बच्चे की नोट जिसमें 3-4 कलर से नोट्स लिखी होती है वो ज्यादा पढ़ने में भी मजा आती है और उसकी नोट चोरी करने का भी मन करता है। ऐसा कोई बच्चा जो एक रंग से सब लिख रहा है, क्वेश्चन भी, आंसर भी, इंपॉर्टेंट भी, तो हाँ ये देखिए इसको दोबारा पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये एक तरीका है बताने का कि नोट्स क्यों अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़े। Yes, sir. कितना लिख रहे हो आप लोग? मैं इसका मतलब हम लोग दिन के फ्लावर। हाँ ठीक है, फ्लावर में है पढ़ो बाप रे भाई। चले। हम लोग रात को ठीक है चले। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट मॉलिक्यूल, इनर्ट इन नेचर। क्यों? क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन कितने, या तो 2 या तो 8, इसमें 2 है, बाकी सब में 8 है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अगर आप अपनी नोट्स में हमेशा जहां पर भी वाई ये सब चीजें हैं उसको असर्शन माना करें, क्वेश्चन को हमेशा असर्शन के फॉर्म में लिखा करें और उसके आंसर को रीजन के फॉर्म में लिखा करें। असर्शन रीजन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। The question is why molecules are more stable than individual atom? Because they possess less energy. How do atom combine? They combine together in order to complete their respective octet. Main reason है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। Assertion reason में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नोट करिए। लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड कम हो गया। ठीक है, तो पेपर का स्टैंडर्ड मुझे लगता है हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो पेपर की जो कह सकते हैं कि पेपर की जो गरिमा है वो बनी रहती है और बच्चे अननेसेसरी दबाव में नहीं होंगे, सिंसियर बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, आज के पेपर स्टाइल को अगर मैं देखूं तो मैं आपको 2 चीज कहूंगा, एक्यूरेसी बहुत चाहिए और साथ साथ में अटेम्प्ट भी बहुत चाहिए। हमारे टाइम पे एक्यूरेसी चाहिए होता था, उतना अटेम्प्ट, उतना ज्यादा क्वेश्चन सही करने के लिए ये होता था कि गलत कम करो। आपके टाइम पे है ज्यादा से ज्यादा सही करना है और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब रिस्क ज्यादा है आपके टाइम पे। ठीक है, चलिए अब देखिए, why do certain atom combine while certain other do not? Why do atom possess only certain combination? Why do molecule possess definite shape? To answer these questions, there are different theories given from time to time. अब बात आती है, यहीं से आया, लुइस की थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, वेसेपर थ्योरी आई। तो ठीक है, अब देखो इन सब क्वेश्चंस के आंसर कौन सी थ्योरीज से मिली। हाँ बेटा बता रहे हैं। तो द थ्योरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो कौन सी थ्योरी आई? सबसे पहले इंपेरिकल अप्रोच आया था
फिर आई थी कॉसेल लुईस अप्रोच आई थी, जिसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात हुई थी। ये आपको पढ़ना नहीं है, बहुत पहले की थी, अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्वांटम का अप्रोच आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एग्जाम इंपॉर्टेंट। और एमओटी, मोटी नहीं एमओटी, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ये लेटेस्ट थ्योरी है और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ठीक है, बात समझ आई? यस नोट करना है यस क्या रीजन है, मतलब कोई जरूरत नहीं है। Why do atom combine, अपनी वीडियो में से नोट कर लेना, हाँ ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है। चलिए, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, जब भी बॉन्ड की बात आती है तो अभी मुझसे कुछ बच्चे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल, लंदन फोर्स, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूंगा सर, जब भी बॉन्ड की बात आती है तो केमिकल बॉन्ड की बात आ रही है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर रहे हैं। वो सारे बॉन्ड वीक अट्रैक्टिव फोर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। सबसे जितना बोलूँगा सिर्फ उतना लिखना, उसके ज़्यादा मत लिखना। सबसे पहले बात करते हैं लुईस अप्रोच की। तो लुईस, द टू साइंटिस्ट कॉसेल एंड जीएन लुईस explained the chemical bond in term. They pictured atom in term of positively charged kernel and outer shell electron। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई एटम है, कोई एटम है, अब कोई एटम लिखो, एटम इज इक्वल टू kernel प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस बात को समझो कि इस एटम में इतना जो पार्ट है, सबसे बाहरी शेल को छोड़ करके इतना जो पार्ट है, इसको बोल दिया कर्नल। क्या बोल दिया? और इससे ये वाली को क्या दिया? आउटर मोस्ट शेल। और इसका कहने का क्या पर्पस था? इन्होंने ये बोला कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है, पूरी जगह पर सिर्फ यही बॉन्ड फॉर्मेशन या पूरी केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट कर रही है, कर्नेल का कोई रोल नहीं है। खाली वो बात लिखो, एटम इज इक्वल टू कर्नेल प्लस वैलेंस शेल। ठीक है, तो लिखिए कर्नेल इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए ये ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से लिखो, लिखा था कि ज्यादा से ज्यादा बार आप उसी चीज को देख सकते हैं जो कम पेज में लिखा होगा। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी नोट्स का पेज लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैसे लिखता हूँ। तो मैंने अपने नोट्स को 20 से ऐसे, हर पेज को मैंने 20 से सेग्रीगेट किया। अब मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ इंगेज करता था, यहाँ करता था, लेकिन एक चीज मैं रूल नहीं ब्रेक करता था। मैंने यहाँ खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ स्विच करता था। कभी कभी इस चालाकी में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि आपने यहाँ लिखना शुरू किया और ऐसे करके यहाँ लिख डाला। अब 200 साल बाद जब तुम देखोगे तो समझ ही नहीं आता ये यहाँ से मिल रहा है कि यहाँ से मिल रहा है, इररिलेवेंट हो जाता है। तो एक ही रूल को फॉलो करना। अगर तुम 2 पार्ट में स्प्लिट करके नोट्स बनाते हो तो हमेशा ऊपर से नीचे ही जाना, ठीक है? यस। हाँ, ऐसा मत कर लेना कि नियम अपने पेज बाय पेज मत चेंज करना, नियम एक ही बनाइए। और होता क्या था, ऐसी सिचुएशन जैसे मान लो कि कोई फ्लो चार्ट है, कोई ग्राफ है, तो ये कसम नहीं खाई थी कि मैंने इतने में ही लिखना है। मैं उसमें ऐसे करता था, जब मेरा कोई फ्लो चार्ट होता था तो मैं उस फ्लो चार्ट को प्रॉपर यूज करता था, जितना स्पेस उसको चाहिए प्रॉपर देता था। उसके बाद बची हुई जगह पे ऐसे करता था, फिर यहाँ से लिखता था, फिर यहाँ पे लिखता था। लास्ट में मेरे पास लिमिटेड पेज की अच्छी नोट्स होती थी, मैं उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेता था। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ तो एक बार रहे हो, लेकिन रिवाइज साल भर करोगे तो कितना धीरे धीरे नंबर ऑफ पेजेस। उसके बाद आज मुझे इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, कल मैं जब इस नोट्स को देखूंगा तो मैं पता ऑक्टेट रूल में क्या देखूंगा, एटम कैन कंबाइन एदर ट्रांसफर ऑफ
तो मैं सिर्फ इतना हाईलाइट करूंगा, एटम कंबाइन ट्रांसफर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद लिखूंगा कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उनके वैलेंस शेल में। मुझे सिर्फ इतनी सी बात से मतलब है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल बनेगा या तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन जिससे उसके पास 8 हो जाए, या फिर अगर शेयरिंग किया है तो भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके वैलेंस शेल में, और बन गया कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। तो हाइलाइटर जब यूज किया जाता है तो इस एमआर वॉल्सवेयर को नहीं अंडरलाइन करते हैं, सिर्फ काम की चीज को हाईलाइट कर लिया, काम की चीज को हाईलाइट कर लिया। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम पिक करोगे एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया ऑक्टेट रूल। बात समझ में आई? ये तरीका होता है अच्छी नोट्स मतलब शॉर्ट नोट बनाने का, ठीक है। चलिए सिर्फ तैयारी में सबसे अच्छा तैयारी का जो रूल है वो क्या है? वो रूल ये है कि आपने कोई कंटेंट, आपने क्लास कंप्लीट करी, क्लास स्किप नहीं करी जाती कभी भी तैयारी के दौरान। अभी आप जब रेगुलर आने लगे हो, अब आपका एक स्किल डेवलप हो जाएगा, आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा कि जो क्लास का टॉपिक आपने क्लास में स्किप कर दिया वो जिंदगी में कभी आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीजें होने भी लगी हो। अगर आपकी क्लास किसी कारणवश छूट जाती है और आपने उसके बाद अपने दोस्त की नोट से उसको देख करके पढ़ा, उसके बावजूद आपको उस टॉपिक को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक वो तुम दोबारा से, होता क्या टीचर की आदत पड़ जाती है कि मुझे उस टीचर के से वो बात सुननी है एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि तुम बोलो, तुम बोल दोगे तो मैं मान जाऊंगा, नहीं कहते? अगर किसी ने कहा अरे, अगर जैसे आपके साथ हुआ, मेरे साथ तो नहीं, मौका ही नहीं मिला, कभी क्लास छोड़ करके गए ही नहीं। जिस समय मुझे ये सब करना चाहिए था उस समय मैं पढ़ाता रहता हूँ, हाँ, और जिस समय मुझे बात करनी चाहिए उस समय आप लोग के डाउट के क्वेश्चन का बताता रहता हूँ, तो दोनों ही टाइम पे मौका ही नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिला तो आपको कोई मना करे तो उसमें कह दो कि ये झूठ है तो उसके मुंह से सुनना है, ठीक है। इसी तरीके से टीचर के मुंह से सुनने की आदत होती है कि भैया ये बोलेगा, मेरे दिमाग को ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, पूरे साल क्लास अच्छी करनी है, नोट्स अच्छी बनानी है, और इस नोट्स की शॉर्ट नोट हर दिन बनाते जाएं, ठीक है। टीचर का पढ़ाना जब शॉर्ट नोट में वही हाईलाइटेड पार्ट, फ्लो चार्ट, काम की चीज। अब जितनी मैं नोट्स लिखवाता हूँ उसमें इज एम आर वॉज वेयर का कोई रोल नहीं है, वर्ब एडवर्ब का कोई रोल नहीं है, कीवर्ड्स का रोल है। तो जो तुम शॉर्ट नोट बनाओगे उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे और फ्लो चार्ट के फॉर्म में छोटा सा बना लोगे, तो चैप्टर, अब जो तुम्हारी नोट्स है वो और कम हो गई। जब तुम कभी नोट्स पढ़ते होगे तो एक बार पढ़ा तो कुछ लिखा, जब आप दोबारा पढ़ते हो तो कुछ कम पढ़ते हो, उसको पढ़ने का टाइम भी कम हो जाता है, उसी चीज को थोड़ा कम टाइम में खत्म होने लगती है। ऐसे से देखते हो, ऐसे देखते हो, आगे बढ़ जाते हो, यस ठीक है। तो वो चीजें करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सिलेक्शन में, हमारे सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा अंतर है प्रैक्टिस का। हमारे यहाँ कट ऑफ हमारे टाइम पे कम था, तो हम कम प्रैक्टिस में ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करें, कम अटेम्प्ट में ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन किए, हमारा सिलेक्शन हो जाता था। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना ही है। क्या सिलेक्शन के लिए आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना ही है, आपका कट ऑफ ज्यादा ही है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स तो बढ़ेंगे ना सर। जैसे मैंने अगर तैयारी में देखा कि मेरे 80 चैप्टर अच्छे हैं, तो आपकी तैयारी में सर आपको 85 से 90 चैप्टर अच्छे करने होंगे आउट ऑफ 98। आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी गलतियां क्लासरूम में करनी होगी, मतलब प्रैक्टिस बहुत करनी होगी आपको। अगर आप में से कोई भी तैयारी का बच्चा एक दिन में एक टॉपिक के, मतलब जो भी डे है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन में 50 गलतियां नहीं कर रहे हैं, आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने ही चाहिए। अटेम्प्ट कह रहा हूं, सही करने के लिए नहीं कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, अटेम्प्ट करना चाहिए। गलत हो सही हो डजेंट मैटर, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का नियम भी एक ही है कि 1 मिनट के अंदर लगा तो लगा, नहीं तो आगे। नहीं लगे तो मैंने बोला ना, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट में लगा तो लगा, नहीं तो आगे। जेई वाले 3 मिनट में लगा तो लगा, नहीं तो आगे। केमिस्ट्री के लिए जेई वाले 1 मिनट रूल ही अपनाएं, लेकिन
मैथ और फिजिक्स के लिए वो टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट रूल लगाइए, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी बहुत आसान आती है। 50 मिनट 50 क्वेश्चन आगे बढ़ना है। और एक सबसे घर में पढ़ाने का, घर में क्वेश्चन लगाने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीटिंग बहुत होती है। आपने एक क्वेश्चन किया, अल्लाह अच्छा आंसर देख ले, यहाँ से गलती होती है। 50 क्वेश्चन करिए, आंसर मत देखिए। जब 50 खत्म कर लीजिए तीनों सब्जेक्ट के, तो तीनों का एक राउंड मम्मी को काम दे दीजिए, मम्मी जरा आंसर चेक कर लेना, या खुद ही कर लेना, ये जो बच्चे रूम पे रह रहे हैं वो खुद ही कर लें चेक। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद दूसरा रूल शुरू होता है। अब आपको आपकी नोट्स, आपकी मॉड्यूल में जो उसका सोल्यूशन दिया है, उस सोल्यूशन को देख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, यार मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी और ये गलत हो गया था। अब आपके पास, आपके टीचर के पास लिए काम जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन का है। हिंट देखने के बाद तुमको 50-60% चीज समझ आ गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्वेश्चन है नहीं समझ में आएंगे, वो ला करके अपने मास्टर जी, अपने गुरु जी के ऊपर रख दो, तो बताओ सावंत। तो ठीक है, तो नहीं, मुझे मौका ना दो। मेरा कहने का मतलब ये है, इससे क्या होगा कि आपकी गलतियां जिंदगी में याद होंगी, अच्छे काम याद नहीं है। कितनों को बिस्किट खिलाया याद है, लेकिन कितनी बार बिस्किट खरीदने समय पैसे नहीं दिए ये याद होंगे। देखो, ठीक है, तो आपकी गलतियां आपको हमेशा याद रहेंगी। एग्जाम में जब अब वही सेम क्वेश्चन आएगा, सेम पैटर्न आएगा, आप कहेंगे यार मैंने टेस्ट सीरीज में करते समय ये गलती की थी, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, और फिर आप वो क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो गलत यहाँ पे करोगे तो एग्जाम में सही होगा, और एग्जाम में गलत करोगे तो जिंदगी से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही गलती करो, रोज गलती करो, रोज 150 क्वेश्चन की गलती करो, तब वहां पर 150 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है बेटा, 180 आते हैं नीट में। इन लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो मिनिममली 150 क्वेश्चन सही करने होंगे आउट ऑफ 180, अगर नीट में एमबीबीएस सीट चाहिए तो 150 सही करनी चाहिए। 15 चौका 60, 600 मिनिमम। तुम लोगों का 90 आता है, वैसे इस बार तो 75 आ रहा है, तो 75 क्वेश्चन। जेई वैसे होता है आसान नहीं होता कुछ भी। देखो एक बात समझो, नहीं आसान और टफ, कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, कोई भी एग्जाम आसान नहीं है। देखो होता क्या है कि आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है। आपको 3 घंटे में 70-75 करने हैं, इनको 180 मिनट में 180 करने हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इनके क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो इसी तरीके से होंगे कि वो 1 मिनट में खत्म हो जाए। और आसान नहीं कहते, देखो आसान चीज के लिए टाइम भी लिमिटेड है। अब मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूं कि जेई की फिजिक्स के कंपैरिजन में इनकी फिजिक्स इजी है, या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा इजी है, लेकिन ड्यूरेशन भी तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रेशर भी तो देखिए, कट ऑफ भी तो देखिए। अगर आप पैमाना रख रहे हैं तो बहुत सारे पैमाने हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप दोनों को बैलेंस। हालांकि ये है कि केमिस्ट्री दोनों में आसान आती है, तो केमिस्ट्री में मेहनत कीजिए आप लोग। अगर आप वहाँ पे 25 सही कर लिए, 22 सही कर लिए, 23 सही कर लिए, या 20 सही कर लिए, तो 20 का मतलब है कि भैया 2 4 जा 8, 80 नंबर आ गए इनके। तो केमिस्ट्री आसान है तो मेहनत ज़्यादा कर लेनी चाहिए, कि क्योंकि सिलेक्शन के लिए केमिस्ट्री से सेलेक्ट हुए या फिजिक्स से सेलेक्ट हुए नहीं, इतने नंबर से सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखिए हमेशा। ये सारी चीज़ें, बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपका तरीका भी प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम को लेकर के सीरियसनेस भी प्रोफेशनली। प्रोफेशन में मुझे ये काम अच्छा लगता है, ये काम बुरा लगता है करके कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिलती। आप सोचो ना, कॉर्पोरेट लाइफ में कोई कहे कि तुमको ये काम करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं वो काम कर लूँ, तो काम की चॉइस नहीं होती, डिमांड के हिसाब से पढ़ना होता। इसी तरीके से नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इंटरेस्टिंग जैसा कुछ नहीं होता, तीनों ही मिलेंगे तो सेलेक्ट होगे, तीनों को ही प्रॉपर इंपॉर्टेंस दोगे तो सेलेक्ट होगे, तीनों को प्रॉपर टाइम दोगे तो सिलेक्ट होगे, ना कि अकेले बायो से या फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सिर्फ मैथ ही पढ़ने लगे तो भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पर फेवरेटिज्म जैसा कुछ नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फेवरेटिज्म
चैप्टर वो सब्जेक्ट को या स्ट्रीम को सेलेक्ट करते समय तक काम करता है। तो मुझे बायो अच्छी लगती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए फेवरेटिज्म तक शब्द को त्याग दो, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे सबसे ज़्यादा टाइम उसको दो, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेवरेट दे उसको लिमिटेड टाइम दो। एक बात याद रखना कि आपकी फेवरेट चीज़ अगर आपको रोज़ मिलने लगे तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। आप रोज़ बायो लेकर के बैठोगे तो भी 90 सही नहीं कर पाओगे, रोज़ मैथ लेकर के बैठोगे तो भी 25 से 30 नहीं आ पाओगे, कर 85 ही पाओगे, ये बात तय है। रोज़ दिन में 5 घंटा अगर पढ़ रहे हो बायो केमिस्ट्री तो भी 85 ही सही कर पाओगे। तुमको 85 से 90 लाने का काम हमारा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो 5 मिसलिनियस क्वेश्चन है, वो जिस किताब को तुम गोल गोल के पीना चाहते हो उससे नहीं सही होगा। उन चैप्टर्स के टॉपिक को हम रिलेट करके बताएंगे तब क्वेश्चन सही होगा। तो तुम 85 की तैयारी करो। सिलेक्शन चाहिए तो लिमिटेड तैयारी की जाती है, और परफेक्शन चाहिए तो 5 साल तैयारी की जाती है। ठीक है, तो लिमिट टाइम के हिसाब से पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि मुझे किसी तरह दिसंबर तक 600 का दायरा क्रॉस कर देना है, जिससे मेरा सिलेक्शन फिक्स हो जाए। या जेई वाले हैं तो मुझे अपने कट ऑफ तक की तैयारी दिसंबर तक खत्म कर देनी है, या नवंबर तक। इनके तो और जल्दी करनी चाहिए, नवंबर में खत्म कर देनी चाहिए। इनको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है क्योंकि ये जनवरी में एग्जाम दे सकते हैं। जेई में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर, 1 बार साल भर में। तो हर चीज जहां प्रेशर है वहां नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। आप जनवरी में एक बार झटका खाओगे तो अप्रैल के लिए ज्यादा सिंसियर हो जाओगे, लेकिन अगर मई में झटका खा गए तो अगली मई में झटका खाओगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज को, किसी भी चीज को, आपको अगर लगता है कि आपकी फिजिक्स इनके कंपैरिजन में आसान आनी है तो आप ज्यादा मेहनत कर लो टॉपर बनने के लिए, और आपको लगता है कि अगर आपकी फिजिक्स टफ आनी है तो आप ज्यादा मेहनत कर लो सिलेक्शन के लिए। भैया बहुत सिंसियरिटी चाहिए तैयारी के दौरान, यही लोग मिस कर जाते हैं। लोग कैलकुलेशन मिस करते हैं, साइलेंट करो यार। लोग मिस क्या करते हैं? नहीं बेटा, हमारा थोड़ा बड़ा वाला है। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात को समझें। तैयारी का एक ही तरीका है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कैसे तैयार हो और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे हो जाए समय रहते। आखिरी में कुछ नहीं होगा, याद रखना। आखिरी में जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं कल से पढ़ूंगा, फिर वो अगली साल से पढ़े। 2 बार फीस दोगे क्या अच्छा लगेगा? अभी तो टाइम है। अगर आप ClF3 को देखते, देखो क्वेश्चन है कि ClO2 है, NO है, ClF3 है और NF3 है। अब जरा देखो, नाइट्रोजन है, ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5। नाइट्रोजन को सुखी रहना तो 3 का जुगाड़ करे 2,8 बन जाए। किसके जैसा? नियॉन जैसा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आ गई। तो इसने क्या किया, फ्लोरीन को दुनिया में सुखी रहना तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, क्या फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब 2,8 2,7। कितने की जरूरत है नियॉन बनने के लिए? नियॉन का कितना होता है? कहेंगे 10। तो क्या है 2,8, कितने की जरूरत है इसके जैसा बनने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन, 7 है, 1 जुड़ गया तो 8। तो ये देखो इसके पास बाहरी शेल में कितना है, तो कहेंगे 7। ऐसे ही तो है 2,7, बाहरी शेल में कितना है 7। इसने एक बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से दूसरा फ्लोरीन है, एक बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से तीसरा फ्लोरीन है, एक बॉन्ड बनाया। ये देखो भैया, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हो गया। ऑक्टेट रूल कंप्लीट। इसके पास भी 8 है कि नहीं है? 7 पहले से था, एक और हो गया। 7 पहले से था, एक और हो गया। 7 पहले से था, एक और हो गया, 8 हो गया। अब दूसरा देखो, इनको ClF3, ये है क्लोरीन 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, एक और मान लो कहीं 7, यहाँ मान लेते हैं 7। इसमें एक फ्लोरीन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये तीसरा फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बात को समझिएगा, ये फ्लोरीन के हिसाब से तो ये रूल पक्का है ना?
इस फ्लोरीन के हिसाब से ये रूल पक्का है, इसके भी 8 हो गए, और इस फ्लोरीन के हिसाब से इसका भी 8 हो गया। लेकिन जरा क्लोरीन के नजरिए से देखो, ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन के नजरिए से देखो तो क्लोरीन के पास कितना आ गया, कहीं 8 से भी ज्यादा हो गया। यस सर। देखो 7 इसके पास था, 8 9 10। ऑक्टेट रूल फॉलो किया कि नहीं किया? नहीं किया, 10 हो गया 10 हो बेटा, गया। 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो 10 हो गया। इसी तरीके से एनओ में भी यही प्रॉब्लम होगी, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है? NF3। बात समझ आई? यस सर। चलो, तो ऑक्टेट रूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहरी शेल में? 8। ठीक है, चलिए अब देखो लुईस साहब ने कुछ सिंबल दिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि लुईस साहब कहते थे, लुईस साहब के टाइम पे उनसे बोला गया कि यार लुईस, क्या कहे ये एटम के बारे में कुछ बताओ। तो कहे लुईस कहे कि अगर तुमको कहीं ये दिख जाए तो समझ लेना हाइड्रोजन है, कहीं ये दिख जाए 1 2 3, अरे लिथियम नहीं, डॉट देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमेशा बोलते थे ये लिथियम है, तो उन्होंने सबके डॉट स्ट्रक्चर्स दिए। क्या दिए? तो इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये 3 बोले। ठीक है, अब एक बात समझना, ये 2 नहीं रहेगा एक्चुअल में, सच में तो ये है क्योंकि सिर्फ वैलेंस शेल लिखती थी। कहीं पर तुमको ये दिख जाए तो इनका कहना था नहीं 6, मतलब ये जो डॉट है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? यहाँ मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने कार्ड भी दिया। देखिए लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2,1 होगा ना? हाँ यस सर। 3 होता है तो 2,1। तो बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जो सबसे आखिरी कॉमा के बाद जो सबसे आखिरी होगा वही बाहरी शेल है। ऑक्सीजन में 2,6 है, तो क्या है? 6 दिख गया। तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसी को कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक ही बात। कह रहे हैं कि जो अंदर की जो सेल है वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अंदर की जो शेल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इसके बाद लुईस ने जो है कुछ स्ट्रक्चर दिए थे, कुछ डॉट स्ट्रक्चर दिए थे, जैसे ये। अब देखो ये हाइड्रोजन बना दिया, पेन चेंज कर लें। हाँ ये हाइड्रोजन बना दिया, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2,2, तो इसका मतलब बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 2। कार्बन का कितना होता है? 6, तो 2,4, तो कार्बन में कितने दिखाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से नियॉन, हीलियम, फ्लोरीन, जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो क्या होता है? 2,8,2, यही तो होता है 12 मैग्नीशियम। तो भैया दिखाएंगे कितना? मैग्नीशियम 1 और 1। राइट, समझ में आ गया? यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आर्गन तक बेचारे बता पाए, इसके बाद कहें बस। ठीक है, हाँ कितना बताएंगे बेचारे? नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंबल, इनके सिंबल में जो डॉट दिख रहा है वो बता रहा है कितने हैं, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत आगे हैं, बहुत तेज हैं। ये तो समझिए कि 6th 7th वाले बच्चे के लिए है। ठीक है, चलिए मत पढ़िए। यहां से आ गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जरा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर खुद से बना कर देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर खुद से बना कर देखो। ठीक है, तो दिखा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। बहुत बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्शन है इसीलिए दिखा रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 1 2 3 4, यस सर। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन देखिए। इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 3 बॉन्ड बनाओगे तब जाकर के ये 2 2 4 2 6 और 1 7। मेरी बात समझिए, मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद दिखा रहा हूँ, और ये इसके पास बेचारे के पास ज्यादा आ जाएगा। देखो 10 हो जाएगा, दिख रहा है? तो 9 हुआ। 10 है, देखो देख लेते हैं फिर से। यस सर, 9 है। 9 मान लो, ज्यादा है कि नहीं 8 से? 8 है। तो यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर रूल कुछ और लगेगा, यहाँ पर रूल कुछ और लगेगा। जैसे ये देखो, ये है कार्बन, अब यहाँ पर 1 2, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? 2, सिर्फ 2 की। ऑक्सीजन के पास कितना है? 6। ये देखो, ये देखो 8 हो गया, 8 हो गया। यस सर। ये देखो कार्बन के पास, ये ऑक्सीजन का 8 हो गया। यहाँ पे बनाते हैं 2।
हो गया। Yes. इसका 8 दिख रहा है कि नहीं? देखा। अच्छा कार्बन के पास गिनो तो कितना, तो कहेंगे 2 2 4 और 2 6, इतना ही तो है कार्बन के पास है। Yes, sir. कार्बन का 8 कैसे बने? यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनेगा, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लोन पेयर इसका जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा बॉन्ड? स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या जनरली यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कहते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या? नहीं बेटा वो गलत है, वो जो तुम सोच रही हो वो बनाना बॉन्डिंग है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में, ठीक है, B2H6, ठीक है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है।